आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी साहब। मुख्तार अब्बास नक़वी साहब, आपका बहुत बार खैर मकदम है ख़ास मुलाकात में। शुक्रिया, बहुत और बहुत आपको एक बार फिर मुबारकबाद। दोबारा वही वज़ारत आपको वज़ीर-ए-आज़म ने सौंपी है जिसमें आप गुज़िश्ता 5 बरस आपने काम किया था। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब दोबारा आपको यही वज़ारत मिली? देखिए, पहली बात ये कि ये नया जनादेश है और उस नए जनादेश में नए और जुनून जज्बे के साथ काम करना है। 5 साल जो हमने किया वो किया, उसको अगर हम गाते रहेंगे और 5 साल हमने ये किया ये हमारा नेचर नहीं है और ये हम इस तरह के काम करने का हमारा तरीका नहीं है। तो हम मानते हैं कि ये नया जनादेश है और नए जनादेश में नए जुनून और जज्बे के साथ करना है काम। हाँ, ये बात सही है कि पिछली सरकार का थोड़ा एक्सपीरियंस है इसमें काम करने का। एक जो हमने शुरुआत की थी और खुदा ने हमारे हाथों से जो काम करवाया था उसको मजबूती से उसे भी आगे बढ़ाना है और नए नए कामों को भी आगे लेकर के चलना है। कई दुश्वारियां होती हैं, कई तरह के चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को पे सफलता हासिल की जाएगी और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो उनका सबका साथ और सबका विकास वाली बात थी। उसमें उन्होंने एक विश्वास भी जोड़ दिया है। ये विश्वास कहाँ पर कमी है, क्यों कमी है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, विकास की गाड़ी विश्वास के हाईवे के बगैर सर पर दौड़ नहीं सकती, इसलिए विकास के साथ साथ विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं खुद इस बात का मुझे एक्सपीरियंस है कि पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के किसी कोने में 3-3 महीने 4-4 महीने कर्फ्यू नहीं लगे। कर्फ्यू लगते थे, लोग इंतज़ार करते थे 1 घंटे छूट जाए कर्फ्यू तो हम अपना राशन ले आएँ, हम अपने बच्चों के लिए दूध लाएँ, हम जो है वो सब्जियां लेके आए। ये एक जो पूरा के पूरा एक डर का और अविश्वास का माहौल था वो ख़त्म हुआ है 5 सालों में पिछले, और इंशाल्लाह और आगे भी कम होगा। धमाके नहीं हुए, किसी तरह का जो है वो टेररिस्ट और टेररिज्म नहीं हुआ। और उसके लिए मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का जो कि माइनॉरिटी और स्पेशली मुस्लिम है वो भी बहुत बड़ा उस मुबारकबाद का हिस्सेदार और भागीदार है। क्योंकि अगर इस मुल्क में IS जैसे संगठन, इस मुल्क में अलकायदा जैसे संगठन जन्म नहीं ले पाए, अपनी जड़ें नहीं जमा पाए, तो उसका सबसे बड़ा अगर किसी को जो है वो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, तो हिंदुस्तान के सभी लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी जाता है। अच्छा सर, जब आपकी सरकार दोबारा वापस आई तो कुछ लोगों ने एक फेयर साइकोसिस जो होता है, एक खौफ सा बनाने की कोशिश की। एकदम से किसी ने ख़त भी भेज दिया कि ना डरें, ये ना करें, पर्सनल बोर्ड वालों ने। लेकिन एकदम से आप लोगों ने उसका रद्दमल इस तरह से दिया कि आप कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आए कि जिनसे ये कशीदगी ख़त्म हो और ये और संजीदगी के साथ जो लोग हैं इस तरफ जा सकें। मैं मनोहर साहब एक चीज़ मानता हूँ कि ये जो इस तरह के अनासिर हैं वो ये सब करते रहेंगे और बहुत कुछ अभी ख़त हो, किताबत हो, बयानात हो, लोगों को गुमराह करना, भड़काने का काम हो। और मुझे तो इतनी इतनी गालियाँ पड़ती हैं सोशल मीडिया पर कि मैं जो है वो देख करके मैं कहता हूँ ताज्जुब है कि साहब ये क्यों माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हो, तुम ये इनके लिए कर रहे हो। एक तो उधर और दूसरा इधर वाले भी कि ये सब छलावा है, ये देखे मैंने कुछ देखे हैं। हाँ, ये छलावा है। किसी ने कहा कि 5 करोड़ इनके लिए आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप 25 लाख एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आपको फिर चुना किस लिए गया था, कुछ इस तरह के भी तो मैंने वही कह रहे ना, हर तरफ है, हर तरफ लोग हैं जिनके दिमाग में कूट कूट करके निगेटिविटी और नकारात्मक सोच भरी हुई है। इसलिए इस तरह के कोसने वालों को कोसने दीजिए, हम काम करते रहेंगे। तो सर, इस सोच को बदलने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। उनकी सोच को आप भी नहीं बदल सकते, ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता। उनकी सोच तो जो है ऊपर जब ही जाएंगे तभी हो सकता है बदले इसलिए जो है उनको तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन हमें लगता है कि कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डेवलपमेंट के एजेंडे पे डोमिनेट न करने पाए, इसके लिए विकास के साथ विश्वास बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुल्क में विश्वास का माहौल है और बढ़ रहा है। कुछ जो छुटपुट घटनाएं हैं, कुछ जो आइसोलेटेड घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भी नहीं होना चाहिए।
उसके भी ज़रूरी है कि वो भी ख़त्म हो, और ऐसे लोग जो लोग इस तरह के अनासिर हैं, इस तरह के फोर्सेस हैं जो माहौल को ख़राब करने में लगी रहती हैं, जिनका कि काम जो कि एक प्रोफेशनल इनका काम है। आप जिन्हें बयान बहादुर कहते हैं, बयान बहादुर, इस तरह के जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर बयान बहादुर, तो ये इस तरह के हिस्ट्री शीटर बयान बहादुरों की एक बड़ी लंबी, हर तरफ, इसमें कोई ऐसा नहीं इधर है उधर नहीं है, उधर दोनों साइड में है। और दोनों साइड में इन सब की ज़बान इतनी कड़वी है, बल्कि एक तरह की इनकी ज़बान शुगर फ्री हो गई है। और ऐसी शुगर फ्री ज़बान जो है वो कैसे कैसे बातें बोलती हैं, कड़वी कड़वी, जो लेकिन हम तो इस समाज को बहुत सलाम करते हैं कि समाज जो है ऐसे लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए बहुत सारी मुस्लिम तंजीमों ने, जिनमें जमात उलमा हिंद भी है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के दोबारा मुंतखब होने पे खैर मक़दम किया और ये उम्मीद ज़ाहिर की एहतियात के साथ कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। तो अभी जो आपके जो ख़ास तौर से अक़लियती वज़ारत के ज़रिए जो ऐलानात हुए हैं और ख़ुसूसी तौर पर 5 करोड़ जो स्कॉलरशिप वाली बात है, तो उसको किस तरह आप करने जा रहे हैं? देखिए एक चीज़ देखिए, आप पहली बात ये मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी का विकास का जो मसौदा है वोट का सौदा नहीं है। और उन्होंने सेंट्रल हॉल में एक बात कही, जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। अब हमारी सरकार जो है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी विश्वास के रास्ते पे चलेगी, और उसी रास्ते पे हम पिछले 5 सालों भी चले हैं। पिछले 5 सालों में कोई ये नहीं कह सकता कि विकास के मामले में कोई तासुब किया गया हो, डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो या भेदभाव किया गया हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मकान अगर पक्के बनाए गए हैं तो उसमें मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के नहीं बने। कोई ये नहीं कह सकता कि जो आयुष्मान योजना का फ़ायदा है वो सिर्फ़ एक ख़ास कम्युनिटी को मिल रहा था, इनको नहीं मिला, अल्पसंख्यकों को नहीं मिला। कोई ये भी नहीं कह सकता कि मुद्रा योजना का मालूम है 35% से ज़्यादा फ़ायदा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हुआ है। और सड़कों पे तो सभी चलते हैं जो नई सड़कें बन रही नहीं, मुद्रा जिसके तहत कि जो है वो छोटे छोटे कारोबार, छोटे छोटे दुकानें या छोटा कारखाना लोग खोलते हैं, सड़क हो या कोई भी चीज़ हो, नहीं, जो भी तरक्की की जो भी मंसूबे होंगे उसमें सबको ही फायदा होता है। तरक्की का बराबर का हिस्सेदार भागीदार बनना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मोदी जी और हम सब लोगों का मानना है कि जो समाज का कोई भी हिस्सा हो उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी का एहसास होना चाहिए, कि वो भी, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ, ये एहसास जगाना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का हम अभी लौट कर आते हैं नाज़रीन, और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत सारी बातें करनी है मुख्तार अब्बास नकवी साहब से अगले 5 साल के लाएमल को लेकर भी। कहीं जाइएगा नहीं, लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, ये अगले 5 बरस, इसमें अब गुज़िश्ता 5 बरस का आपका तजुर्बा भी शामिल हो गया है, तो उसको लेते हुए आप किस अंदाज से आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि एक सोच, एक जो ट्रस्ट डिफिसिट है ख़ास तौर से इस तरह की एक बनाई भी गई है और कहीं ना कहीं मौजूद है, उसके बावजूद ये आंकड़े भी आए हैं कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो मैंने वो रिपोर्ट भी आपसे शेयर की थी जो हमारे चैनल पे भी चली है। तो उसमें जो है अब इसको किस तरह इस भरोसे को और एतबार को, जो विश्वास की बात वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं, मजबूत किया जाए। देखिए पहली बात ये कि आपके काम जो है वो बोलेगा। अब लफाजी वगैरह बहुत हो चुकी, कांग्रेस के टाइम में भी बड़े बड़े शगुफेबाजी हुई, लफाजी हुई। अब काम जो, जब आपका काम जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है वो लोगों को आप जो है वो साथ नहीं खड़ा कर सकते। और लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, उनकी आंखों में खुशी आए, और उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं। हमने अगर जो आपने जैसा कहा स्कॉलरशिप का, तो जो अल्पसंख्यक और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज है वो एजुकेशन में पीछे है, ये बात बिल्कुल सच है। सब सच्चर कमेटी सब तो कहती रही जो, लेकिन ये फैक्ट है। और हमने पिछले 5 सालों में इस पे बहुत ज़ोर दिया है, चुपचाप भी दिया है, क्योंकि बहुत गालियाँ पड़ती हैं तो इसलिए चुपचाप भी दिया है, बहुत काम किया है।
और खुल करके भी किया है। अब लड़कियों का हमने ड्रॉप आउट रेट, हमने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने बताया कि साहब लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 72% है मुसलमानों की। हमने कहा कि इसको कम होना चाहिए, इसको कम करना है। तो हमने उसी वक्त बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करी, और बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप के तहत हमने 2 लाख 3 मतलब इस तरह करते हुए 10 लाख स्कॉलरशिप बांट दी चुपचाप। वो आपको भी पता नहीं होगा, हमें पता क्योंकि आपने हमारे मसाइल में बताया था। वो 2.5 करोड़ स्कॉलरशिप वो भी दी। उसमें भी आपको ताज्जुब होगा, उसमें भी जो है वो 50% स्कॉलरशिप लड़कियों को दे दी। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जब अभी हम लोगों ने उसका पता लगवाया तो उसमें पता लगा 42% के इर्द गिर्द ड्रॉप आउट रेट रहेंगे। और इसको और कैसे कम 0% करेंगे, 0%। हमने 5 करोड़ स्कॉलरशिप इसीलिए करी है कि 5 करोड़ स्कॉलरशिप एक। तो इनको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ब्रिज कोर्स करवा के कुछ इस तरह से कुछ जो ड्रॉप आउट हो गए हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स का अरेंजमेंट हम अलग कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत मदरसों की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। मदरसों में ऐसा नहीं है कि मदरसों में सब चीज़ें गड़बड़ हो रही है, जो लोग कहते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग हैं। मदरसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक मदरसों का हिंदुस्तान की तामीर में बहुत बड़ा हिस्सेदारी, भागीदारी रही है। लेकिन उसमें दिक्कत एक है कि उनके बच्चे जो है वो, हम तो चाहते हैं कि दीन भी और दुनिया भी, दोनों कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, दोनों रास्ते पे चलें। तो मदरसों में जो दीनियात पढ़ाई जाती है या जो धार्मिक शिक्षा होती है वो हो, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो फॉर्मल एजुकेशन है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, जो जदीद दौर की ज़रूरत, हाँ, तो वो होगी तो जो है वो बच्चे जब आगे जा कर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मदरसों में कई वजह है, कई रीज़न है। भाई लोग छोटे छोटे मदरसे खोलते हैं तो उनके अपने फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, और वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो भी, तो वो हमने उनको कहा कि हम टीचर को भी ट्रेन करेंगे आपके। अगर हमको आप अभी हम देने लगेंगे टीचर तो कहेंगे कि क्यों घुस रहे हैं, इसके पीछे तो कुछ सरकार का मकसद है। वही जो है ना, एक विश्वास वाली जो बात कह रहे हैं ना, एतबार, अगर ये एतबार आ जाए कि आपका जो आप कर रहे हैं वो नेक नियत के साथ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीतने की ज़रूरत है। देखिए, नेक नियत तो सरकार की रहती है। सरकार क्यों छिपेगी, क्यों उन्हें छिपाने के लिए क्या है कि जो सरकार ना घुसने पाए। जो लोग ये करते हैं ना तो उस पर उनके ऊपर शक खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये सरकार क्यों आना चाहती है, क्यों घुसना चाहती है। नहीं घुसना चाहते भैया। अच्छा, कुछ मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम इस लिहाज से दी जाती है कि ये लोग यहाँ से निकलें और ये दीन को के फ़रोग़ में लगें, या नमाज़ें पढ़वाएं, मस्जिदों में इमाम हों, हाफिज़ हों। कितने इमाम बनाएंगे आप? तो वो उस तरह के, तो क्या उनको भी नई तालीम से जो हज़ारों की तादाद में जो है, लाखों लोग कहते हैं मदरसे हैं, कितने इमाम बनाएंगे आप? इतने तो मसाजिदें भी। और फिर वो इमाम भी जो है वो अगर जो फॉर्मल एजुकेशन है वो लेकर वो भी लेंगे तो उसमें किसी को रोक है क्या? क्या इस्लाम में मना किया गया है क्या कि तब तुम सिर्फ जो है ये नमाज पढ़ाना है, तुमको जो है उस मैथ नहीं पढ़नी है, संस्कृत नहीं स्किल हासिल पढ़नी है, जो है गणित नहीं पढ़नी है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना है? ऐसा तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो दकियानूसी सोच है उससे बाहर निकल करके, और जो मदरसे हैं वो जो चाहते हैं, वो भी हम नहीं कह रहे हैं कि आप करो ही, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, तो हम तो वो कह रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि वो भी जो है वो तरक्की की रोशनी से, तालीम की रोशनी से सरकारी नौकरियों में आ सके। हाँ, कुछ इस तरह की तालीम हासिल करें। जैसे हमने पिछले दिनों भी देखा कुछ मदरसों से बच्चे जो है IAS भी हुए हैं, इंजीनियर, मेडिकल भी कहेंगे। जो मदरसों की से बच्चे निकल रहे हैं हम उनको ब्रिज कोर्स कराएंगे, और इमीडिएट उनको हम जो है वो इंटरमीडिएट का उनको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये उनके काम आएगा। काम बहुत। अरे अब इंटर का आप जो है बोर्ड का सर्टिफिकेट ले करके तो आप नौकरी कर सकते हो ना। मदरसे का खाली आप सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे मुझे नहीं मालूम। तो हम उस ब्रिज कोर्स को भी हमने पिछली बार कराया है, लगभग 150-200 कराया, क्योंकि लास्ट में दिमाग में ये आया था। और अब तो हम इस वक्त हमारा प्लान है कि हम करेंगे कम से कम 5000। तो इस मदरसों से इस जो आप ये कह रहे हैं इस पर रद्द-ए-अमल किस किस्म का है? कुछ मुस्बत है या मनफी है? पॉजिटिव है, ज़्यादातर पॉजिटिव है। इसमें ज़्यादातर मिले भी थे मुझसे लोग, और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अब उस तरह के जो फ्रीलांसर्स हैं उनके बयान तो आते ही रहते हैं। उन फ्रीलांसर्स को छोड़ दीजिए आप, हर जगह फ्रीलांसर्स होते हैं।
तो ये कहीं कहीं भी बिल्कुल मदरसों के जो मामूलात हैं उनमें किसी तरह की दखल अंदाजी 100% नहीं है। उनको और ज़्यादा आप कुव्वत देना चाहते हैं तालीमी लिहाज अगर से। वो चाहें, वो अगर भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अगर वो चाहें, अगर नहीं चाहेंगे तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी घसीट के लाएंगे, आ जाओ भाई करो। अगर अगर उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो जो जो उनको फैसिलिटी और जो उनको हम चाहते हैं देना, वो लेना चाहते हैं ले। अगर उनको लगता है कि शक व शुबा है, तो जब शक शुबे के उस पर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। जैसे हमने अभी 3T पिछली बार किया था, टिफ़िन, टीचर, टिफ़िन, टॉयलेट। तो जिन मदरसों ने ये कहा कि साहब टीचर्स को ट्रेन कराइए, हमने कराया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी कराया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी करवाया। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ टॉयलेट बनना चाहिए, हमने टॉयलेट बनवाए। टॉयलेट कौन नहीं चाहेगा? नहीं, लेकिन अब नहीं, बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा, जिन्होंने किया बहरहाल उनको हमने अच्छी बात है। अभी आप ऑप्शनल है। 3T कहा, आपसे 3E के बारे में भी पूछेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और 3E के साथ साथ हम तलाक पे भी बात करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी साहब। नक़वी साहब, 3T जैसे आपने कहा, एक आप 3E आजकल कह रहे हैं, वो क्या है? 3E एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। एम्पावर का मतलब सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और ये एक, अगर आप देखें तो किसी भी कम्युनिटी के तरक्की का जिस्ट होता है। तो रोज़गार कहाँ से लाएंगे? मतलब आपने जब 25 लाख रोज़गार की बात कर, हाँ, 25 लाख क्या, हम तो कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा भी हो। हम 25 लाख रोज़गार जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए, हमारी सरकार की भी कई स्कीमें हैं, हमारी मिनिस्ट्री की, सीखो कमाओ है, उस्ताद है जिसमें हुनर हाट भी होता है, उसके अलावा नई मंजिल है और कई स्कीम्स हैं जिनके ज़रिए हम स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट हम जिन इंस्टीट्यूट से कराते हैं उनको हम उनसे ये होता है कि वो 75% उन्हें रोज़गार देना पड़ेगा। 75% रोज़गार उन्हें दिलाना पड़ेगा या देना पड़ेगा। अब हमने भी बहुत ज़्यादा, हम इंजीनियर और डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है पिछला हमारा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपीरियंस रहा कि हमने जो है वो हेल्थ असिस्टेंट जितने बनाए, तो हम 75% की हम बात करते हैं, 100% वो जो है वो हॉस्पिटल्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने उनको ले लिया। हमने जो है वो हॉस्पिटलिटी में जिनको जो स्किल करवाया, जिनको उनका 100% प्लेसमेंट हो गया। हमने जो है GST और IT फैसिलिटेटर की जो ट्रेनिंग करवाई, वो भी 100% लोग उठा ले गए। बड़ी बड़ी कंपनियां ले गई कि भैया हमारे यहाँ तो जल्दी जल्दी बताओ कि आप कितने भेज रहे हो। तो अब ये ज़रूरत है। हर अस्पताल को जो है वो वार्ड बॉय की भी ज़रूरत होती है। हर अस्पताल को जो है वो जो इनिशियल कंपाउंडर होता है, सुई लगाना, ये लगाना, उसकी ज़रूरत होती है। हम बहुत उस पर ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम उसने हाई स्कूल किया, हम उसको ये करा के हम उसको रोज़गार दे रहे हैं। इंटर करने के बाद हम उसको ये काम दिला रहे हैं। जो सलाहियत है उसके अंदर, उसी के हिसाब से उसके हिसाब से अभी हमने MAT को दिया काम, और MAT वाले 100% जो है हेल्थ असिस्टेंट करा रहे हैं। उसके अलावा जो है हमने और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है काम, जो कि जो है वो हॉस्पिटलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं। सर, ये जो अक़लियत के जो तलबा हैं जिनको अभी करवा रहे हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं या बाकी दीगर जो भी आते हैं? नहीं, सभी हैं। मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं। तो जब ये इस तरह की एक तरह से एतबार अगर नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्कीम्स हैं उसमें अगर हम स्लो हो जाएंगे, हम धीमे पड़ जाएंगे, तो दूसरे लोग जो अक़लियत में शामिल हैं वो इसका फ़ायदा उठा के ले जाएंगे। देखिए, ये तो देखिए, अब जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ 6 हैं, और ये 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन भी हैं और पारसी भी हैं। तो आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। स्कॉलरशिप के लिए आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। अब तमाम जो है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो ये सिख कम्युनिटी है, जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर वो लोगों को अवेयर करते हैं। वहाँ पर लोगों से फॉर्म भरवाते हैं और कहते हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप लेनी चाहिए।
और यहाँ पे जो दिल्ली की गुरुद्वारा कमेटी है उसमें जो इलेक्शन होता है तो उसमें वो एक उनका क्राइटेरिया होता है कि देखिए हमने 60,000 स्कॉलरशिप दिलाई और इससे पहले जो कमेटी थी उसने 30,000 दिलाई थी। वो इसको भी तो इस तरह से अब तमाम मस्जिदें हैं, तमाम और फंक्शन होते हैं, उसमें भी कम्युनिटी के लोगों को बच्चों को बेदार करना चाहिए। हाँ, बेदार करना चाहिए, स्कूल वालों को भी करना चाहिए। अब तो देखिए डीबीटी मॉड होता है, अभी तो सीधे बच्चे के खाते में जाएगा। अब ये भी नहीं है कि कोई बीच का बिचौलिया होगा उसमें उसको मिलेगा। और हम खुद जो है पढ़ो और बढ़ो एक अभियान चलाने जा रहे हैं, अगले महीने से ही शुरू करेंगे, और जिसमें कि हम दूर दराज के इलाकों में जा कर के मोहल्लों में, गाँव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए जो तमाम और लोग अवेयर, जो लोग मैटर करते हैं, चाहे मजहबी लोग हों चाहे सोशल लोग हों, उनको जोड़ करके लोगों को बताएंगे भी कि भैया आप बच्ची को भेजो, अपने बच्चों को भेजो पढ़ाई के लिए, तुम्हें पूरा एक्सपेंडिचर सरकार दे रही है। ट्रिपल तलाक को लेके जो बिल आने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि आपने जो अपोजिशन की भी कुछ जो उन्होंने कुछ बातें कही थी, जो उसको जो शक व शुबात थे उसको दूर करने की कोशिश की है। तो क्या इस बार जो आएगा बिल वो ऐसा होगा कि उसमें जो हिज़्ब इख्तलाफ है और दीगर लोग हैं उनको भी जो है कुछ कहने को नहीं देखिए, मिलेगा? तलाक़ बिद्दत इसको लेकर के पहले भी लेकर आया, उसके बाद अपोजिशन के लोगों ने और कुछ स्टेक होल्डर्स का उसमें रिजर्वेशन था। पहला रिजर्वेशन क्या था कि नॉन बिलेबल नहीं होना चाहिए, जो ऑफेंस होना चाहिए वो बिलेबल होना चाहिए। दूसरा ये था कि इसमें कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है, वो होनी चाहिए। और तीसरा था कि कोई भी ऐसा ना हो कि FIR कर दे और सब लोग जेल में जाते रहें, तो उसको भी ख़त्म किया गया। अब ये किया गया कि ऑफेंस बिलेबल हो गया। उसके अलावा समझौते की गुंजाइश है, अगर जो है वो आपने जोश में या किसी वजह से तलाक दे दिया तो आप समझौता करके ख़त्म कर दीजिए, आपसी घर की बात घर में रहे। तीसरा जो है वो जो ब्लड रिलेशन है वही FIR कर सकता है। ये नहीं, शायद उनको इस पे क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से कुछ एतराज़ात हैं। नहीं, अब तो अवेलेबल हो गया, अवेलेबल हो गया। जज अगर चाहेगा तो हाँ, वो तो जज से ले लो आप जाके, सीधे जज भी नहीं, मतलब मजिस्ट्रेट दे देगा अभी तो। अच्छा सर, हज कमेटी को लेके अभी क्या आप उनकी, क्योंकि चेयरमैन उनका तश्कील होनी है, जल्द होगी? हाँ, नई हज कमेटी जल्दी बनेगी। अभी जो प्रेसिडेंट हज कमेटी थी उसको हमने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। अच्छा। ताकि हज का प्रोसेस चल रहा है तो उसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी ना आए। कब एक्सटेंशन हुआ है? अभी मैंने 2-3 दिन पहले दिया है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है। नोटिफिकेशन हो गया, ये हम चला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। तो उसमें महबूब कैसर जो है वो नहीं, महबूब कैसर साहब क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और लोकसभा भंग हो गई तो वो तो नहीं रहेंगे। जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर जिन्ना, वो चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। उसके अलावा और मेंबरान हैं उसमें। आपके जो महाराष्ट्र के जो हज कमेटी के चेयरमैन थे जमील साहब, उन्होंने एक बात कही कि हज में जो है सूद का पैसा इस्तेमाल होता है। क्या वाकई ऐसा है या ये जो सूद का पैसा है ये दीगर लवाजमात में इस्तेमाल होता है, खालिस हज के जो वो हैं उसमें? अब पता नहीं कि वो कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। हज में तो जो पैसा इस्तेमाल होता है वो जो हज पे जा रहा है उसका होता है। वो कहते हैं वो बैंक में रखते हैं, उसके बाद अरे भाई, हम तो हाजी पे खर्च ही नहीं करते पैसे कोई। हज पे जो खर्च होता है किराया हाजी देता है, वहाँ पे ठहरने का पैसा जो हज पे जा रहा है वो देता है, वो जो और भी अखराजात है वो देता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जो खर्च होता है, जैसे कि मान लीजिए दवाओं के लिए, हॉस्पिटल के लिए या जो और चीज़ों के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, अपने ट्रेजरी से फंड से देती है। इसका जो कॉप्स अकाउंट, इसे कोई मतलब नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से रिसर्च, बुद्धिजीवी हैं, मुझे आज ही पता चला। काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, रिसर्च करते रहते होंगे। और ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो अपनी अलग अलग खूबसूरत सी राय देते रहते हैं। आप बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं और जैसे आपने अलवर में शायद एक वो हाई इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ, तो उस किस्म के और भी बनाने हैं और क्या बनाएंगे? पहले एक शुरू हो जाने दीजिए, काम शुरू हो गया है काफ़ी हद तक। 5,000 करोड़ कम तो नहीं है सर? नहीं, कम नहीं, क्योंकि स्कीम्स बहुत हैं आपकी। कम नहीं है, आप फिक्र मत करिए, पैसे की कमी नहीं आएगी। मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाहों को लेके जो है वो काफ़ी
वो तशवीश यूपी है? में कई जगहों पर ये है प्रॉब्लम। अब काफ़ी मुद्दत हो गई। नहीं, मुद्दत तो नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ क्या है। जैसे यूपी का एग्जाम्पल देते हैं। यूपी ने एक मुहिम चलाई कि जो मदरसे हैं उन्हें जो है पोर्टल पे अपने को रजिस्टर्ड कराना होगा। ठीक। अब पहले लोगों ने कहा नहीं हम नहीं कराएंगे रजिस्टर्ड। बोले भाई रजिस्टर नहीं कराओगे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे लेने हैं तो तुम बताओ कि तुम मदरसे कब में कितने तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बिल्डिंग है भी कि नहीं है, तुम्हारे यहाँ टीचर कितने हैं, ये सारी चीज़ें। मुझे खुशी है कि लगभग 95% मदरसों ने यूपी में अपने को रजिस्टर्ड कर। लेकिन फिर भी आप सर देखिएगा, क्योंकि नहीं, काफ़ी बताता हूँ जगहों ना, से मुझे मुझे लेटर आता रहता है। जिन्होंने रजिस्टर करा लिया उनको पैसे जा रहे हैं। अब जिन्होंने नहीं कराया है और फर्जीवाड़ा हो रहा होगा तो वो परेशान है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर कई रियासतों में है ये मामला। आप अगर हाँ, आप कई गौर जगह कर पे है देखें, अगर आप सकते। जो अनरजिस्टर्ड है उन्हीं की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए सर, हमसे न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात जो है नाज़रीन नामुकम्मल ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। तो उसके लिए हम फिर कोई मौका देखेंगे और कोई एक ऐसा देखेंगे कि एक घंटे के लिए ये जो है हमें मिल जाए। और क्योंकि अभी नई नई हुकूमत है, इनको भी बहुत मशगूल भी हैं। मुख्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।